नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं दोपहर 2 बजे 2 दूनी 4 देश के 4 बड़े शहरों से 4 बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं अपने 3 और बाकी सहयोगियों के साथ। मैं चूंकि लखनऊ में है तो लखनऊ से आज एक बड़ी खबर जो पिछले बीते कई दिनों से चल रहा है और वो है राणा संग्राम पर जो मचा हुआ है। एक तरीके से राणा सांगा के बयान पर जो संग्राम मचा हुआ है उस पर हम बात करेंगे। क्षत्रिय करणी सेना ने 12 अप्रैल को आगरा में एक बड़ी पंचायत करने का फैसला किया है। अब आप जानना चाहेंगे आगरा ही क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन आगरा में ही रहते हैं और आपको याद होगा कि 21 मार्च को संसद में उन्होंने एक बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। उस बयान के बाद विवाद हुआ। 26 तारीख को करणी सेना के हजारों समर्थक आगरा पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ हुई। उसके बाद से यूपी के अलग अलग शहरों में, राजस्थान के अलग अलग शहरों में करणी सेना, छत्री सभा, छत्री संगठन जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इसी बात को लेकर आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। अब 12 तारीख को आगरा में क्या होगा? एक तरफ जो रामजी लाल सुमन हैं वो अपने बयान पर माफी मांगने को कतई तैयार नहीं है। करणी सेना और तमाम क्षत्रिय संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनकी संसद सदस्यता भंग की जाए। वो एक तरीके से इस बयान पर माफी मांगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो दलित सांसद हैं। आगे की बाकी खबरों के लिए हम चलते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी प्रभाकर हैं। जी धन्यवाद पंकज। हम पटना में बात करेंगे चुनावी सियासत की। हम देख रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बिहार में बजने वाला है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे नई नई राजनीतिक दल जो हैं वो उदय हो रहा है पटना में, वो पैदा हो रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग, आखिर कौन है ये राजनीतिक दल, आखिर इनके पीछे कौन है जो कि चुनाव के समय में पैदा होते हैं और उसके बाद चुनावी रण क्षेत्र में उतर जाते हैं। इसी पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे हम पटना से। जी मुंबई से खबर है, नाम बदलने की मांग की। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की ओर से मांग की गई है कि जिस खुलताबाद में औरंगजेब को दफन किया गया है उस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया जाए। तो इस पूरी खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पंकज झा के पास और जानते हैं उनके पास क्या खबर है। सबसे बड़ी खबर जो बीते कई दिनों से सिर्फ यूपी और राजस्थान ही नहीं देश की राजनीति को मथ रहा है वो है एक नई परंपरा जो है कि इतिहास के पन्नों से किरदार को निकालकर और फिर उसे राजनीति के अखाड़े में ला करके एक दूसरे को निपटाने की तैयारी। बात जैसा अभी कुछ देर पहले जितेंद्र दीक्षित कर रहे थे औरंगजेब को लेकर के, उसके बाद आया मामला गाजी सालार मसूद वर्सेस एक तरीके से देखें तो सुहेल देव राजभर, और ताज़ा विवाद जो छिड़ा हुआ है जिसको लेकर यूपी की राजनीति बहुत गर्म हो चली है और इन दिनों बिल्कुल समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। तमाम क्षत्रिय और राजपूत संगठन भी इसमें कूद गई हैं। वो मामला है राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर के। पहले विस्तार से समझते हैं कि मामला क्यों है और आज हम इस पर क्यों बहस कर रहे हैं, और वो भी देश की जो सबसे बड़ी सूबा है यूपी में। वो इसीलिए कि 12 अप्रैल को एक अपील की गई है, एक ऐलान किया गया है और वो है एक बड़ी पंचायत करने का आगरा में। क्षत्रिय करणी सेना की तरफ से जो उसके अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उन्होंने ऐलान किया है कि आप सब जितने भी ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो सब एक झंडा और एक डंडा लेकर के पहुंचे आगरा। और आगरा वो कूच करेंगे क्योंकि रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो वहीं रहते हैं और मांग जो की गई है वो रामजी लाल सुमन ने जो अपना बयान दिया था उस बयान के लिए वो माफ़ी मांगे, समाजवादी पार्टी माफ़ी मांगे। इसीलिए 12 अप्रैल को एक बड़ी पंचायत बुलाई गई है। आज भी कुछ महिलाएं जो हैं वो पहुंच गई थी रामजी लाल सुमन के घर पर। उनके घर पर उन्होंने चूड़ियां फेंकने की कोशिश की, पुलिस ने उनको किसी तरीके से रोका। यानी यूपी के अलग अलग शहरों में बीते कुछ दिनों से तमाम करणी सेना और क्षत्रिय समाज की जो बैठकें हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरीके से राजनीति बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेता खुलकर तो नहीं आ रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव का आरोप भी है। उन्होंने कहा कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ होता है, यानी उनके जो सांसद हैं, रामजी लाल सुमन दलित सांसद हैं,
मैं ये कह रहा था कि रामजी लाल सुमन चूंकि दलित हैं, इसीलिए मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव को देखें तो वो शुरुआत में इसको एक तरीके से वो राणा सांगा के बारे में बताते हैं कि वो इतिहास पुरुष हैं, वो वीर हैं, वो बहादुर हैं। लेकिन जब लगा कि मामला दलित बनाम ठाकुर हो सकता है, जाति संघर्ष के बहाने वो पीडीए को मजबूत करना चाहते थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उस नाम पर उन्होंने फिर से एक बार ये कह दिया कि इस मामले में समाजवादी पार्टी अपने सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है, क्योंकि मामला दलित बनाम ठाकुर कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं पीछे से इस पूरे मूवमेंट को, जो करनी सेना और क्षत्रिय समाज की जो तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो एक तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान कराने की राजनीति की जा रही है। और इसीलिए 12 तारीख पर सबकी नजर होगी कि आखिर 12 तारीख को क्या होता है वहां पर। पिछली बार जबरदस्त तोड़फोड़ हुई थी, वहां पर करनी सेना के हजारों समर्थक पहुंच गए थे। हम आगे की जो सबसे बड़ी खबर है उसके लिए जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं। धन्यवाद पंकज भाई। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है कि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में जब फिल्म छावा रिलीज़ हुई तो उसके बाद में उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रमुख हैं अबू आदमी, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ़ कर दी। उसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल हो गया। बजट सत्र चल रहा था और लगभग हर दिन जो है इसी मुद्दे की गूंज हो रही थी। अबू आदमी को जो है पूरे सत्र भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई। इसके बाद में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने मांग की कि जहां पर औरंगजेब की कब्र है औरंगाबाद के पास, संभाजी नगर के पास खुलताबाद में, वहां से उसकी कब्र को हटा दिया जाए, कब्र को तोड़ दिया जाए। और इसके लिए जगह जगह पर आंदोलन का भी आयोजन किया गया। और फिर इसके बाद नागपुर शहर में एक भीषण दंगा हो गया। उसको लेकर कई दिनों तक जो है बवाल मचा रहा, गिरफ्तारियां हुई, तोड़क कार्रवाई भी हुई, बुलडोजर भी चला। लेकिन ये मुद्दा अब तक खत्म नहीं हुआ है। अब फिर से एक बार एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता हैं संजय शिरसाट, जो कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्री भी हैं और संभाजी नगर के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा में और उस प्रस्ताव के जरिए जो खुलताबाद है, जहां पर औरंगजेब को दफन किया गया, उस जगह का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा और उसको जो है रत्नापुर नाम दिया जाएगा। संजय शिरसाट ने क्या कहा अपने इस बयान में, एक बार सुन लेते हैं। जिस औरंगजेब ने पूरे इसका नाम बदल दिया, जो यहाँ हुकूमत करने के इरादे से आया था, बहुत सारे शहरों के नाम जहाँ जहाँ वो गया वहाँ सब नाम चेंज किए। धाराशिव पहले उस्मानाबाद था, संभाजी नगर पहले औरंगाबाद करा, दौलताबाद जो पहले देवगिरी था, रत्नपुर उसको खुलताबाद किया। ये जो बाद वाले वर्ड है ना उसके, वो उसकी निशानी हम मिटाना चाहते हैं। तो आपने सुना संजय शिरसाट को। तो ये जो पूरी औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों बार बार लगातार औरंगजेब चर्चा का विषय बना रहा है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिख, जो कि राज्य की राजनीति पर अपनी नज़र रखते हैं और तमाम विषयों पर ये अपने ओपिनियन जो है जाहिर करते रहते हैं। तो मयूर, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले हम 1-1.25 महीने से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो है औरंगजेब का जिक्र हो रहा है। नागपुर शहर में दंगा भी हो गया उसको लेकर और हिंदुत्ववादी संगठनों ने आंदोलन भी किया था। इसके पीछे की क्या कहानी देखते हैं आप? देखिए, आप बड़े ध्यान से देखें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नेवर स्टॉपिंग इलेक्शन मशीनरी टाइप है। चुनाव की राह नहीं देखते, वो अपने एजेंडा को, अपनी बात को, अपनी नीतियों को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसीलिए हमने देखा, देखिए, अगर हम दोनों की राजनीति यानी कि यूपीए की राजनीति और एनडीए की राजनीति को कंपेयर करें तो एनडीए लगातार एक के बाद एक कदम जो है वो आगे ही बढ़ते जा रहा है। अभी उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा भी फिनिश किया और अभी जो है वक्फ बिल के ऊपर भी लेके आया, उसी के साथ औरंगाबाद का मुद्दा भी चला। तो एक मेजॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का जो बीजेपी के ऊपर इस समय ठप्पा लगाया जा रहा है विरोध पक्ष द्वारा, ये उसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है। वैसे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, औरंगजेब जो हैं उनकी डेथ जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी, ये वेल नोन फैक्ट है, खुलताबाद। लेकिन एक और रोचक इतिहास ये भी है कि पूरे महाराष्ट्र में 80 जितने शहर और गांव और इलाके हैं जिनका नाम
मुगल एम्परर्स के नाम से है। हाँ, संजय सिरसाट ने भी ये कहा कि ये जो बाद महाराष्ट्र में जिन शहरों के आगे बाद लगा हुआ है, सब औरंगजेब के काल में शुरू हुआ। ऐसे 80 हैं, लगभग 80 से अधिक भी हो सकते हैं। उसमें से 31 तो सीधे के सीधे औरंगजेब के साथ जुड़े हुए हैं, 21 जहांगीर के साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी के दूसरे जो मुगल और मुस्लिम एम्परर्स हैं उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये राजनीति, अगर आप ये समझते हो कि संभाजी नगर या फिर अहल्याबाई नगर इससे रुकने वाली, ऐसा नहीं हो। इसके 80 अंक आने हैं अलग अलग जगहों पर और समय समय के साथ। तो ये हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। देखिए, जब इस तरह की राजनीति होती है तो सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि लोगों का ध्यान जो है वो पूरी तरह से इन मुद्दों के ऊपर केंद्रित हो जाता है। जी, यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि जैसे सरकार जो सत्ताधारी गठबंधन है उसने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम लाड़की बहन योजना के तहत 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान हुआ नहीं। किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा था, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा हावी होने के बाद ये तमाम मुद्दे जो है दरकिनार हो गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर मुद्दों की एक हायरार्की होती है, आदमी किसे कितनी वैल्यू देगा। अब आप पूरी तरह से एक थियोरेटिकली इस पूरे के पूरे मुद्दे को देखिए। अगर आप लाड़की बहन की बात करेंगे तो ये मुद्दा जो है वो एक सेक्शन का, एक ग्रुप तक मर्यादित है, वो सार्वत्रिक नहीं है। उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को इफ़ेक्ट करता है। जब आप बात करते हैं किसान को लेकर, भैया किसान के आंदोलन, किसान का प्रॉब्लम, ये तो महाराष्ट्र में चाहे किसी की भी सरकार हो, लगातार रियायतें मांगने का आंदोलन जो है वो तो चल ही रहा है, वो अभी भी चल रहा है, और ये हमेशा विपक्ष के लिए एक बर्निंग पॉइंट रहा है। लेकिन जब आप एक ब्रॉड हिंदुत्व की बात करते हैं और एक जिसे हम स्पिन कहते हैं, कि आप एक हिंदुत्व के एजेंडे को स्पिन के साथ में शेयर करो। आप ये मत कहो कि हम आप पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो कि मैं पीड़ित हूँ। तो जब आप इस तरह का वक़्फ़ का मुद्दा लेके आते हैं, जब आप औरंगज़ेब ये मुद्दा लेके आते हैं, तो वो अमूमन 80% हिंदुओं की सहानुभूति जो है वो एक झटके में एक तरफ हो जाती है। बाकी सारे मामलों के से उनका ध्यान हट जाता है, क्योंकि 1000 साल का जो ये स्लेवरी का इतिहास है, वो हम बच्चे जो हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर एग्ज़ाम भी देते हैं। तो ये सबको पता है, और इसीलिए अच्छा, यहाँ पर एक लड़ाई जो है ये भी है कि ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने मुद्दा उठाया कि शिवसेना दो फाड़ हो गई, तो हिंदुत्ववादी शिवसेना कौन सी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है हिंदुत्व से विमुख हो गई, बाला साहेब ठाकरे के विचारों से विमुख हो गई, क्योंकि वक्फ बिल जो आया था उसका उसने विरोध किया और कांग्रेस एनसीपी के साथ में हाथ मिला लिया, मुसलमानों के बीच में जाकर ये अपना जनाधार बनाने लगे। और ऐसे में बाला साहेब के विचारों के असली वारिस हम हैं, हम बाला साहेब वाले हिंदुत्व का पालन करते हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश इस तरह के मुद्दे उठाकर है। देखिए, ये पूरे देश ने देखा वक़्फ़ बिल के मुद्दे के समय जो संसद में चर्चा हुई। अरविंद सावंत, जिन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी बातें कही, और जो श्रीकांत शिंदे हैं, उन्होंने इन सारी बातों का ज़ोरदार जवाब दिया। और देखिए, ये पूरी चीज़ होने के बाद में संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे लिए ये मुद्दा अब यहाँ से ख़त्म, ये चैप्टर हमारे लिए क्लोज हो चुका है, वक़्फ़ के ऊपर हम यहाँ से आगे बात नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर कि जो आक्रामक रुख एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लिया है, उससे यूबीटी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से अपने पत्ते बंद करने पड़े हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से ये जो संजय सिरसाट ने मुद्दा उठाया, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता, वो कहीं ना कहीं जो है ये असर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि असली हिंदुत्ववादी पार्टी उन्हीं की है, और इसी के चलते जो नाम बदलने की मांग हो रही है, औरंगजेब का विरोध हो रहा है, वो यही एक कारण हो सकता है। आगे की खबर के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया के पास। शुक्रिया जितेंद्र आपका। और हमारे साथ देखिए पंकज झा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रभाकर पटना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये खबर जो हम सबसे बड़ी खबर आज की रखने जा रहे हैं आपके सामने, ये मुंबई से ही जुड़ी हुई है। मुंबई में हुए 26/11 हमले का एक आरोपी और भारत का सबसे बड़ा दुश्मनों में से एक तहब्बुर राणा भारत लाया जा रहा है। कल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आतंकी तहब्बुर राणा को एजेंसियां लेकर उतरेंगी, और सूत्र बता रहे हैं कि राणा के प्रत्यार्पण के लिए एनआईए के 7 लोगों की टीम मुंबई गई है। एनआईए के हेडक्वार्टर उसको लाया जा सकता है और वहां पर उससे आगे की पूछताछ की जाएगी।
तैमूर राणा, देश के वरिष्ठ वकीलों की टीम भी तैमूर राणा को देश में लाने के लिए पहुंची हुई है। इस समय तैमूर राणा लॉस एंजल्स में है, वहां पर जेल में बंद है। एडीजी रैंक के तमाम अधिकारी भी जो रॉ और एनआईए की टीम को लीड कर रहे हैं, वो भी तैमूर राणा को लेने के लिए लॉस एंजल्स पहुंचे हुए हैं। 26/11 मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड है और ये जो मास्टरमाइंड है, इसको अब बाकी की सजा, अपने जीवन भर की सजा वो भारत में काटनी पड़ेगी। और यही वजह है कि ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तैमूर राणा जो कि अमेरिकी नागरिक बन चुका था, उसको 2009 में शिकागो के पास से एयरपोर्ट से पकड़ा गया था और उसके बाद लगातार उसको जब वहाँ पर सजा हुई, और उससे पहले जो सजा हुई 2011 में तैमूर राणा को, वो एक मैगजीन में हजरत मोहम्मद की कार्टून छापने वाले एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में हुई थी। उसके बाद से वो जेल में था और मुंबई हमले 26/11 के आतंकी साजिश रचने डेविड कोलमैन हेडली को सपोर्ट देने के मामले में भी वो वहां पर मुकदमे का सामना कर रहा था। पिछले 6 साल से लगातार भारत कोशिश कर रहा था कि तैमूर राणा को भारत लाया जाए। 28 अगस्त 2018 को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उसके खिलाफ पहला गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जो 4 दिसंबर 2019 को अमेरिका को प्रत्यार्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट के तौर पर भेजा गया। 10 जून 2020 को बाइडेन प्रशासन ने प्रत्यार्पण की मांग का समर्थन किया और उसके बाद से तैमूर राणा की भारत में वापसी और इस आतंकी को भारत में सजा का रास्ता खुलने लगा था। 16 मई 2023 को यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रत्यार्पण का आदेश दे दिया, लेकिन इस आदेश के खिलाफ सितंबर 2024 में ऊपरी अदालत में प्रत्यार्पण के खिलाफ तैमूर राणा ने याचिका दाखिल कर दी थी। 21 जनवरी 2025 को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया। अब उसके बाद ये साफ हो चुका था कि तैमूर राणा को भारत प्रत्यार्पण करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद 13 फरवरी को 2025 को जब ट्रंप ने ऐलान किया कि राणा को भारत भेजा जाएगा, तो एक बार उसने फिर से 6 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार खारिज कर दिया। अब देखिए, तैमूर राणा को वापस भारत लाया जा रहा है और उसकी जुर्मों की, उसके 26/11 के हमले की, जो 175 लोगों की जहां मौत हुई थी, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, उसकी सज़ा उसको अब भारत में दी जाएगी। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ेंगे। जितेंद्र दीक्षित वो पत्रकार हैं जिन्होंने इस खबर को 26/11 का जब हमला हुआ था 2008 में सबसे पहले ब्रेक किया था और सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले वो रिपोर्टर थे और उन्होंने ही ये दुनिया को बताया था कि ये आम गोलीबारी नहीं है, ये एक आतंकी हमला है और भारत के खिलाफ आईएसआई की एक बड़ी साजिश है। और उसके बाद अगले 4 दिनों तक पूरी दुनिया जो है 26/11 के इस हमले को देखती रही। जितेंद्र, अब तैमूर राणा, जिसने डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में दफ्तर खोलने के लिए फैसिलिटेट किया, उसकी भारत यात्रा को फैसिलिटेट किया, कहाँ से आतंकी भारत पहुँचेंगे इसका रास्ता उसने डेविड कोलमैन हेडली को बताया और बहुत मदद की 26/11 के आतंकियों को भारत में पहुंचने देने के लिए, सारे सुगम रास्ते, रहने का ठिकाना, हथियार, सब कुछ मुहैया कराने में अब भारत लाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत सरकार की कि तहव्वुर राणा, जो कि मास्टरमाइंड्स में से एक था, उसे भारत लाया जा रहा है और ये एकमात्र ऐसा आरोपी है इस पूरे हमले का जिसे कि भारत लाने में हमारी सरकार कामयाब हुई है। देखिए, जो 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था, जिसके बारे में आपने अभी बताया, उनमें जिन ठिकानों का चयन किया गया था, ताज होटल, ओबराय होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, तो इन ठिकानों के जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे वो डेविड कोलमैन हेडली नाम के एक शख्स ने लश्कर तैयबा को मुहैया कराए थे। इसका असली नाम दाऊद गिलानी था। साल 2009 में इसको शिकागो में गिरफ्तार किया गया एक दूसरे मामले में और जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि दरअसल 26 नवंबर 2008 के हमले के लिए इसने ही लश्कर तौबा की खातिर रेकी का काम किया था और ये कई बार 5 से 6 बार ये भारत आया था। हमलों के 1.5-2 साल पहले से ही ये लगातार भारत आ रहा था। भारत आकर इसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से दोस्ती की थी, उसके साथ घूमा फिरा था। इसके अलावा एक महिला जो कि बेकरी चलाती थी, उस महिला के साथ इसकी दोस्ती हुई थी और यहाँ आकर इसने एक इमिग्रेशन सेंटर का दफ्तर खोला था। वो इमिग्रेशन सेंटर का मालिक
जो कंपनी थी उसका मालिक था तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई नागरिक है। ये पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर का काम करता था। बाद में इसने पाकिस्तानी सेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, कनाडा में जाकर बस गया और लश्कर तैयबा के लिए ये काम करता था, उनके लिए जो है रिसोर्सेज जुटाने का काम करता था। और जो फ्रंट इसने बना रखा था, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन नाम की इसकी जो कंपनी थी, वो दरअसल एक आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था और उसी के जरिए भारत में भी आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। ये खुद जिस साल हमला हुआ था, हमले के कुछ दिनों पहले तहव्वुर राणा खुद भारत आया था और भारत में आकर ये उसी ताजमहल होटल में ठहरा था मुंबई के, जहां पर ये हमला हुआ था। अब सबसे बड़ी चुनौती, एक चुनौती तो जीत गई भारत सरकार की, इसको लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती ये है तहव्वुर राणा से कि जुड़ी इसके हुई एक खिलाफ बड़ी खबर आ रही चलाकर है। इस इसको खबर सजा को दिलाया हमारे जाए। दर्शकों के सामने सबसे पहले रख देते हैं, उसके बाद डिस्कशन पर आएंगे और समझेंगे कि तहव्वुर राणा को भारत लाने के क्या मायने हैं। तहव्वुर राणा को लेकर इस वक्त की एक जो बड़ी खबर आ रही है वो है कि अमेरिकी विमान से भारत लाया जा रहा है राणा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी विमान से भारत लाया जा रहा है राणा। पालम टेक्निकल एरिया में ये लैंड करेगा विमान और कल सुबह दिल्ली में आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली में होगा और सुरक्षा एजेंसियां उसके बाद सीधे इसको तिहाड़ जेल ले जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तहव्वुर राणा को लेकर अमेरिकी विमान वो भारत आ रहा है, पालम टेक्निकल एरिया में इसकी लैंडिंग होगी और उसके बाद तहव्वुर राणा को एजेंसियां तिहाड़ जेल ले जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, ये जो विमान है ये अमेरिकी विमान है जिसके जरिए तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। क्या वजह है कि अमेरिकी विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, एक तरह से कहें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने तहव्वुर राणा को गिफ्ट के तौर पर दिया है भारत को और एक विशेष जेस्चर के तौर पर वो अपना विमान भेज रहे हैं। और इसी विमान में कहा जा रहा है कि जो यूएस आर्मी का विमान है, इस विशेष विमान में तहव्वुर राणा जो है भारत आ रहा है। हालांकि जो एफबीआई के अधिकारी हैं उनके साथ में जो एनआईए की टीम है वो इस विमान के अंदर मौजूद है और ये विमान कल सुबह तड़के जो पालम टेक्निकल एरिया है वहाँ पर लैंड करेगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों से विमान को पालम टेक्निकल एरिया के अंदर लैंड कराया जाएगा। ये भी आईजीआई एयरपोर्ट का पार्ट है और वहाँ सुबह तड़के लैंड करेगा। उसके बाद एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को अपनी कस्टडी में लेगी और ये माना जा रहा है कि कस्टडी में लेने के बाद उसको जो एनआईए हेडक्वार्टर है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ से आगे की पूछताछ होगी। क्योंकि तहव्वुर राणा के खिलाफ एनआईए ने भी केस दर्ज किया है, 2009 में केस दर्ज किया गया था और 2011 में उसके खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी। तब से लगातार वो वांटेड है और 2019 से जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि तहव्वुर राणा को उसका एक्स्ट्राडिशन हो, लेकिन वो अलग अलग कारणों से लगातार जो कानूनी लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि वो काफ़ी बीमार है, अगर वो भारत जाएगा तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहा था कि वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम है, ऐसे में भारत में उसके साथ ज्यादती होगी, उसको ना भेजा जाए। लेकिन लगातार लोअर कोर्ट से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, वहाँ पर तमाम जो कानूनी लड़ाई है वो हार गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भारत भेजने के लिए हरी झंडी दी। उसके तुरंत बाद उसको अब जो अमेरिका का विशेष विमान है उसके जरिए भारत लाया जा रहा है और कल सुबह तहव्वुर राणा हम लोग का मास्टरमाइंड है, कानून के तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन एक अमेरिका से एक बंदी को भारत लेके आए ना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि तहव्वुर राणा वो नाम है जो कि एक हाई प्रोफाइल आतंकवादी है। मुंबई जैसे हमले का वो एक को कॉन्स्पिरेटर है और पूरी दुनिया जानती है कि मुंबई में किस तरह का हमला हुआ था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, 328 लोग घायल हुए थे। तब से लगातार एजेंसियां डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा की तलाश कर रही थी। हालांकि डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में 35 साल की सज़ा हुई है। इसके अलावा इस मामले में जो बाकी के मास्टरमाइंड हैं वो अभी पाकिस्तान में हैं, जिसमें पाकिस्तान का एक मेजर भी है इकबाल करके। इसके अलावा बाकी जो हुजी और जो लश्कर के टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो ये जो तहव्वुर राणा है ये 2009 में भी मुंबई हमले के बाद में डेनमार्क में हमला करने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही 2009 में डेविड कोलमैन हेडली के बाद एफबीआई ने इसको पकड़ा और उसके बाद लगातार ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो निकलकर सामने आई और भारतीय एजेंसियां लगातार तब से इस कोशिश में थीं कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाए। और 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार
भारतीय एजेंसियां कामयाब हुई हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा मामला बिल्कुल, है। भारतीय कि तापुर एजेंसियों राणा की, इतने सालों भारत बाद की और भारत आएगा। डिप्लोमेटिक विजय है भारत की बहुत बड़ी, क्योंकि अमेरिका से किसी बंदी को दूसरे देश ले जाना इतना आसान नहीं होता। लंबी कानूनी लड़ाई होती है और इसको, इन बाधाओं को लांघते हुए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग भी ज़रूरी होता है। एक नहीं, दो राष्ट्रपतियों ने इस पर सहमति दी थी। और देखिए, तैब्बुर राणा तो आएगा तो उसको सज़ा काटनी होगी और यहाँ पर जेल में चक्की पीसनी होगी, जेल की रोटी खानी ही होगी। लेकिन इस बीच राणा सांगा को लेकर जो एक बहस चली हुई है और इस पर करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। हमारे सहयोगी पंकज झा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बेहद रोचक अपने मेहमानों के साथ है। पंकज, ओवर टू यू। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद से सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा है। एक तरफ बीजेपी और तमाम क्षत्रिय संगठन जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी और इसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदयवीर जी, एक बात बताइए, राणा सांगा को आप और आपकी पार्टी वीर मानती है, बहादुर मानती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारी पार्टी के अपने ऑफिशियल अकाउंट से हम लोगों ने स्पष्ट किया कि राणा सांगा को हम वीर भी मानते हैं, बहादुर भी मानते हैं और देशभक्त भी मानते हैं। तो जब ऐसा है तो संसद में जो 21 तारीख को आपकी पार्टी के सांसद ने बयान दिया, तो उस पर माफी मांगने को क्यों तैयार नहीं? वो क्यों कह रहे हैं कि मैं जीवन भर माफी नहीं मांगूंगा? सवाल माफी का नहीं है, वो शब्द संसद में ही निकाल दिया गया था और समाजवादी पार्टी का स्पष्टीकरण उसके बाद आ गया था। किसी को अगर नाराजगी या विरोध है तो विरोध करने का अपना एक तरीका है। आप ये देखते हैं कि बोलने वाले की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस तरह की हैसियत है, इसके हिसाब से तय करते हैं कि इनके घर को बुलडोजर से गिराने खुद ही चले जाएंगे। नहीं, आप बात को तो घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा। बात कहा कि तमाम जगहों पे, यूट्यूब पे, सब जगह पर ठीक है, पार्लियामेंट की उससे हटा दिया गया है, लेकिन वो बातें हैं। अगर किसी की भावना आहत होती है तो उस पर माफी मांग लेने से कोई छोटा तो नहीं होता, बड़ा ही होता है, बड़प्पन होता है। छोटा बड़े का सवाल ही नहीं है। बिना किसी की मांग के जब पार्टी ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया और जो रामजी लाल सुमन जी का तर्क था, उस तर्क से मैं सहमत हूँ कि देशभक्ति धर्म और जाति के हिसाब से नहीं हो सकती। उनके इस तर्क से सहमत हैं कि वो गद्दार थे? नहीं, ये शब्द ही निकाल दिया जब हमने स्पष्ट कर दिया। आप भी मेरे मुंह में अपना शब्द रख रहे हैं। जब मैंने आपसे ये कहा कि समाजवादी पार्टी मानती है कि वो देशभक्त थे, वो बहादुर थे, उनकी वीरता को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो मुगलों के साथ लड़ा उसमें जाति और धर्म देख के आप कहेंगे कि ये मुसलमान है तो ये आक्रांता है, देश विरोधी है। जो गैर मुस्लिम है ये फिर आपको रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए, ये कुछ नहीं है। या जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जो खिलाफ लड़े वो देशभक्त, जो अंग्रेजों के साथ रहे उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा सकते हैं। उसमें भी समाजवादी पार्टी का मानना है कि आज़ादी के बाद की जो बातें हैं, आप पुराने इतिहास के हिसाब से आज के लोगों को अंग्रेज इसकी औलाद उसकी औलाद कहेंगे। नहीं, इतिहास के पन्ने दोनों तरफ से पलटे जा रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रामजी लाल सुमन के नाम और उनकी जाति बिरादरी के पीछे आप लोग वोट की फसल उगाना चाहते हैं? आपको लगता है ये दलित बनाम एक जाति संघर्ष हो जाएगा, आपको फायदा होगा जिस वोट के जुगाड़ में है? ये दलित और गैर दलित का कोई सवाल रामजी लाल सुमन जी ने नहीं उठाया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इतिहास की घटनाओं के हिसाब से आप लोगों को टर्म नहीं कर सकते आज के समय में। और उन्होंने जो कहा था उसमें अगर मान लो उन्होंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग कर दिया जिससे असहमति थी तो वो राज्यसभा से भी हट गया और समाजवादी पार्टी ने भी उस पर स्पष्टीकरण दे दिया। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि रामजीलाल, जो दलित की बात आई, रामजीलाल सुमन जी के घर आप बुलडोजर लेके गिराने चले गए। नहीं, इस बात की तो मैं भी निंदा करता हूं। इसके बाद अपने हाथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं उदयवीर जी जिन्होंने आज एक बयान दिया है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष हैं राज शेखावत। आगरा में 12 अप्रैल को एक बड़ी पंचायत की जा रही है, उस पंचायत को लेकर के एक बयान आता है राज शेखावत का। वो कहते हैं कि आप सब एक झंडा और एक डंडा लेकर पहुंचे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज शेखावत जी। राज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बताइए झा साहब। शेखावत जी, एक बार बताइए, अगर आपको किसी के बयान से आप आहत हैं, कुछ लोग आहत हैं, तो मेरा सवाल ये उठता है, तो आप ये झंडा डंडा लेकर क्या करेंगे आगरा में, जैसा पिछली बार हुआ था? झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में
एक जनप्रतिनिधि द्वारा अभद्र टिप्पणी हमारे महाराणा सांगा के लिए की जाती है, उसके साथ साथ जितने भी सनातनी हैं उन्हें भी गद्दार कहा जाता है। फिर आपके जो उदयवीर जी है जो आपके सम्मुख बैठे हैं वो कहते हैं कि वो स्टेटमेंट हमने संसद भवन से निकाल दिया। अरे बोला ही क्यों? महाराणा सांगा का अपमान किया ही क्यों? सनातनियों का अपमान किया ही क्यों? और बात आप जब कह रहे हो कि केसरिया झंडा और डंडा, तो साहब केसरिया झंडा लेकर किसी सम्मेलन में जाना कोई अपराध है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात साहब, आखिर हम माफिया देंगे कब तक? अपराध नहीं है, लेकिन शेखावत जी एक मिनट शेखावत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। बताइए। आपके पास कानून में बहुत सारे उपाय हैं। संसद से उनके कहे हुए बयान को निकाल दिया गया। बगल में हमारे उदयवीर बैठे हैं, वो ये बात कह भी रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो इतिहास पुरुष हैं, वीर हैं। इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि राणा सांगा वीर बहादुर, ये पूरा देश मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई बात है, आप कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, लेकिन ये किसी के घर पे जाकर के तोड़फोड़ कैसे करेंगे, जैसा पिछली बार हुआ था? क्यों नहीं करेंगे झा साहब, क्यों नहीं करेंगे? कैसे बोल दिया? तोड़फोड़ करेंगे आप? गद्दार नहीं, तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, मुझे हाँ तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। या तो ये राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, ये सुमन लाल राष्ट्रद्रोह का अपराधी है। कैसे अपमान किया महापुरुष का अपमान अभी संसद में कैसे किया? झा साहब एकमात्र विकल्प हमारे पास बता। अरे भाई बिल्कुल मैं अपोज करता हूँ। बिल्कुल देखो साहब, जब उस सांसद महोदय को कानून का डर नहीं है तो हमें भी कानून का डर नहीं है। और रही बात राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों का घेरा। मेरी बात सुनिए झा साहब, पहले मेरी बात सुनिए पूरी। झा साहब राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, कानून डाले देखिए। संसद में भी उसने स्टेटमेंट दिया, संसद के बाहर मीडिया में भी स्टेटमेंट दिया है। कैसे नहीं राष्ट्रद्रोह का अपराधी? ऐसे अपराधी को उत्तर प्रदेश में पहले भी बुलडोजर चला के संपत्ति का नाश किया गया है। हमने क्या गलत मांग कर ली? हमने सरकार से कहा है, हमारी अपेक्षा सरकार से, इस व्यक्ति ने महापुरुष का अपमान किया है, उनको गद्दार निकाले, शराब गद्दार निकाले, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर बात कहता हूँ, सरकार हमारी इस मांग को सम्मान दे और ये अपराधी है, इस पर आपराधिक एफआईआर दर्ज हो और इसके घर पर बुलडोजर शेखावत जी आपको शेखावत जी आप से ना शेखावत जी, आप कानून नहीं मानेंगे, आप पुलिस नहीं मानेंगे, आप अदालत नहीं मानेंगे, आप यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में भरोसा नहीं देंगे, आप खुलेआम चुनौती दे रहे कि तोड़ देंगे, आप रामजी लाल सुमन को मारेंगे, पीटेंगे। बिल्कुल हड्डी तोड़ कुटाई होगी, हड्डी तोड़ कुटाई होगी। अब जो भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे देवी देवताओं को टिप्पणी करेगा, एक से एक करके चुन चुन के घर में घुस हड्डी तोड़ कुटाई की जाएगी। जिसको जो करना है कर ले, बर्दाश्त नहीं होगा। आप जो कभी कोई मंत्री कुछ बोलता है हमारे महापुरुषों के बारे में, कभी कोई मंत्री कुछ बोलता है हमारे महापुरुषों के बारे में। शेखावत जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्षत्रिय कर्णी सेना के डॉक्टर राज शेखावत कह रहे हैं कि 12 तारीख को जो पंचायत है उसमें जो ऐलान है वो रहेगा। उदयवीर जी से मैं आखिरी सवाल लेते हुए फिर प्रभाकर के पास हम चलेंगे। उदयवीर जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम रामजी लाल सुमन को तोड़ेंगे। उन्होंने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार या तो कहलवा रही है, उसका संरक्षण है, वरना सरकार के पास इस तरह के मुद्दे आते हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करने के अपने मैकेनिज्म्स हैं। समाजवादी पार्टी और लेकिन माफी मांगने वाली बात पर आप नहीं आएंगे कि आपके सांसद माफी मांग ले? नहीं, किसी के ब्लैकमेल से किसी चूंकि समय की कमी है 10 सेकेंड। मेरा मानना यह है, अभी राजपूत और गुजरों के बीच में भी बहुत संघर्ष चला, बात मुद्दा बहस का। उनके घर पे कोई बुलडोजर लेके नहीं गया, क्यों? आप देख लेते हैं कि सॉफ्ट टारगेट कौन है। गुजर एक मजबूत कम्युनिटी है, मामला दलित एक कमजोर कम्युनिटी है और यूपी में राजनीति बिल्कुल हाई पर है। राणा सांगा पर जो विवादित बयान आया है उसके बाद अब 12 तारीख पर नजर होगी कि आखिर उस दिन क्या होता है। चलते हैं पटना। धन्यवाद पंकज। हम बात करेंगे आज बिहार में राजनीति की। हम बात करेंगे आज छोटी छोटी पार्टियों का जिनका पिछले कुछ महीनों में बिहार में उदय हुआ है। और हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव की घंटी बजने वाली है। और जब जब बिहार में चुनाव की घंटी बजती है तो छोटी छोटी पार्टियां पता नहीं कहां से, लेकिन वो जमीन पे आ जाती हैं और उसके पीछे कुछ बड़े बड़े नाम भी जुड़ते हैं। हमने पहले देखा प्रशांत किशोर को, वो अपनी पार्टी जनसुराज लेके उतरे। हालांकि उस पार्टी ने एक बाई इलेक्शन भी लड़ा और एक उनके एमएलसी भी हैं, तो मोटे तौर पे उसे एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा
दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने कल देखा शिवदीप लांडे, जो कि बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने भी एक हिंद पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा कर दी और उन्हें कहा कि पूरे 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले पुष्पम प्रिया चौधरी एक एनआरआई महिला हैं जो प्लूरल्स के नाम से पार्टी चलाती हैं, एनआरआई हैं, लंदन में रहती हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है उसके 2 महीने पहले वो पूरे बिहार में दिखने लगती हैं, उनके ऐड छपने लगते हैं, उनके बैनर पोस्टर लगने लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन पार्टियों के पीछे है कौन, इनको पैसे कहाँ से आते हैं, ये बाकी के 5 साल कहाँ रहते हैं और अचानक चुनाव के समय कैसे पैदा हो जाते हैं, और इनके पैदा होने से, इनके ज़मीन पर आने से इनको फ़ायदा क्या होता है। इन्हीं सारी मुद्दाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अहमद जी, बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों के जानकार हैं, 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है बिहार की राजनीति में। फैजान जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी पर हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। ये बताइए सर कि ये आप देख रहे हैं, आपने एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई है, पहले तो वो लिस्ट हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये बताइए कि आखिर ये जो पार्टियां हैं, जैसा मैंने नाम लिया, शिवदीप लांडे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, या और भी जो लोग, ये पार्टियां हैं कौन, ये कहाँ से आती हैं और कैसे ये चुनाव के ठीक पहले पैदा हो जाती हैं, चुनाव खत्म होने के बाद गायब भी हो जाती हैं? यह आपने बड़ा अच्छा मुद्दा चुना है, क्योंकि एक नई पार्टी हिंद सेना के नाम से कल पैदा हुई है पटना में, और इसके पीछे हैं शिवदीप वामन राव लांडे। ये 2006 आईपीएस बैच के अफसर रहे। पिछले साल सितंबर में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये आखिरी इनकी पोस्टिंग पूर्णिया में एज इंस्पेक्टर जनरल हुआ करती थी। अब ये इन्होंने पार्टी बनाई है, कल ऐलान किया कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले देखिए, अक्टूबर में पार्टी बनी जन स्वराज के नाम से। प्रशांत किशोर एक जाना पहचाना नाम है, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी बनाई। 4 उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव हुए 4, वहाँ उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन सब जगह इनकी पोजीशन तीसरी या चौथी रही। उससे पहले देखिए और भी बहुत सी पार्टियां बनी हैं, और ये आपने सही कहा कि चुनाव जब आने वाला होता है, खासतौर से विधानसभा चुनाव, तो नई नई पार्टियों का उदय होता है, नई नई पार्टियां बन के सामने आती हैं। हालांकि सभी पार्टियां बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होती हैं। मेरा जानना ये है कि अगर मान लीजिए किसी को राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट वो जो एस्टैब्लिश पार्टियां वहां जा सकते हैं। प्रशांत किशोर को कोई भी टिकट दे देगा, शिवदीप लांडे को भी टिकट दे देगा, लेकिन एक पूरा का पूरा राजनीतिक पार्टी बनाना, उसे लॉन्च करना, उसका कैंपेन करना और 243 सीट पर लड़ाना, क्या उनको लगता है कि वो जो सीटों पर लड़ा रहे हैं उससे क्या वो सरकार बना लेंगे या सरकार में एक मजबूत भागीदार होंगे? अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, आपका कहना सही है कि भाई ये लोग तो दूसरी पार्टियों में भी जा सकते थे, उसमें शामिल हो सकते थे, बजाय इसके कि अपनी पार्टी बनाए। लेकिन यहाँ एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि अपनी पार्टी बनाओ, अपने कैंडिडेट खड़े करो और ख़ुद उसके अध्यक्ष बनो और ख़ुद उसके सर्वे सर्वा रहो। अब इसमें इनका क्या सोशल महत्व दिखाने की बात होती है, सामाजिक महत्व अपना दिखाना होता है, या उनको राजनीति में अपना दमखम दिखाना होता है, ये अलग बात है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टियां यहाँ बनी सब बहुत आगे बढ़ गई हों। मैं अभी कुछ ऐसी पार्टियों का नाम ले रहा हूँ जो बने हुए कई साल हो गए, उनके ये भी हैं, आपको विधायक भी हैं, जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतनराम मांझी ने बनाई। जीतनराम मांझी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टी कहाँ तक है, कहाँ तक लिमिटेड है ये पार्टी, पूरे बिहार में तो नहीं है। इसी तरह से आपको रामविलास पासवान की जो पार्टी वो भी देखिए कहीं पूरे बिहार में तो नहीं है, उसका भी अपना अपना एरिया है। आपने एक सूची तैयार की थी जो नई नई पार्टियां हैं उसकी, वो बताइए। अब देखिए, एक मैं आपको फिगर बताता हूँ। ये जनवरी 2020 तक का जो ये फिगर है, एक बिहार में 120 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी 120, यानी ये 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। अब 2025 है तो इनकी संख्या और बढ़ी गई होगी। अब देखिए, नाम आपने लिया था द प्लूरल्स पार्टी,
पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये पार्टी 2020 में बनाई, बिहार 20 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले बनाई थी। और आपको याद भी होगा, पटना से छपने वाले सभी बड़े अखबारों में फुल पेज एडवर्टीजमेंट छपवाया था इन्होंने, और अपने को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया था उन्होंने। मतलब इस तरह से नहीं, वो आज भी दावा करती हैं कि वो उनको वोट दीजिए, वो बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी। हाँ, वो मुझे फैजान साहब ये बताइए कि ये जो पार्टियां आती हैं मैदान में, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू, इनको इन पार्टियों से फायदा होता है या नुकसान होता है? क्या ये उनको कुछ नुकसान करती है या उनको फायदा ही होता है? अब लोग इनको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं जो एस्टैब्लिश पार्टियां हैं, और उनको लगता है कि भाई ये नॉन सीरियस प्लेयर्स आ गए, आप सीरियस। देखिए प्रभाकर जी, अगर इसको आप सीरियसली देखिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टियां किसी को नुकसान पहुंचाती हैं या किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इनमें इतना दमखम या इतनी सलाहियत नहीं है किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाते। अब आप मुझे ये बताइए, जनवादी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, लोकतांत्रिक जनता दल है, समाजवादी जनता दल है। सर ये आपसे ये बड़ी लंबी लिस्ट है। ये प्रॉपर्टी यहाँ ये ऐसी पार्टियां हैं जो इलेक्शन भी लड़ी हैं कभी कभी, लेकिन इनका कहीं कोई जी असर बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपने बताया, और ये इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, 150 से ऊपर आप बता ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे फैजान साहब, ये बताइए कि ये जो कैंपेन करते हैं या 243 सीटों पर ये कैंडिडेट्स उतारते हैं, आखिर इनकी फंडिंग कौन करता है? क्योंकि एक आदमी को अगर एक विधायक का चुनाव लड़ना हो तो मुश्किल आती है। यहाँ पे आप कोई एक इंडिविजुअल खड़ा होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है और 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देता है, तो आखिर कोई ना कोई तो इसके पीछे है जो इनको फंडिंग कर रहा है। और जितने भी हमने नाम लिए अभी पे, प्रशांत किशोर को देखिए, कितने उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा की, उनके पीछे भी फंडिंग होगी। हालांकि उस पर लगातार जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही हैं। बाकी आप शिवदीप लांडे हैं, ये तो एक इंडिविजुअल है ना, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, एक इंडिविजुअल है। ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करते हैं और कैंपेन भी करेंगे और सब जगह कैंडिडेट भी उतारेंगे, तो आखिर इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन लगा रहा है? देखिए, जनता के दिलो दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा है, खासतौर से जो अभी नई नई जो पार्टियां बन के आ रही हैं और हाई प्रोफाइल बन रही हैं, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से उनको इतना पैसा आ रहा है कि वो 243 कैंडिडेट खड़ेंगे, सबको पैसा भी देंगे। जनस्वराज पार्टी ने तो यहाँ तक कहा कि आप हमें कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट दीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, पैसा हमारी तरफ से। आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? आज जो इस्टेब्लिश पार्टियाँ हैं वो भी अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतना पैसा नहीं दे पा रही हैं जितना कि खर्च होता है उनका। एक्चुअल जो खर्च इलेक्शन में होता है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वो वही अंदाज़ा लगा सकता है जो इलेक्शन लड़ता है या जो इलेक्शन लड़वाता है। लेकिन आखिर फिर ये क्यों ऐसा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो इतना पैसा कहाँ से आता है? सही बात कहा कि वो पैसा कहाँ से आता है। और जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, उन्हें भी चुनाव लड़ाई में दिक्कत होती है, उन्हें भी पैसे जुगाड़ करने में दिक्कत होती है। और देखिए, आने वाला जो महीने हैं बिहार में वो और दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय और नज़दीक आएगा चुनाव का, वैसे वैसे आपको इस तरह की दिलचस्प राजनीतिक खबरें जो है बिहार से मिलती रहेंगी। नई नई पार्टियों का उदय होता रहेगा, नए नए चेहरे जो हैं वो मैदान में उतरते रहेंगे। तो आज पटना से इतना ही था। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका, पंकज झा आपका, जितेंद्र दीक्षित आपका। तो 2 दूनी 4 यानी कि ठीक 2 बजे दोपहर में 4 अलग अलग शहरों से, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना से 4 खबरें अलग अंदाज में। बने रहिए एनडीटीवी पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।